वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा अब सिस्टम वैसे ही है जो पहले दिन बताया गया था आपको, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। बस बेटा बिल्कुल तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक यूनिट खत्म कर ली। अब बेटा एक चैप्टर आईडी का, ठीक है ना। ये बेटा हमने इसलिए किया था कि थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहे, क्योंकि पता नहीं बच्चों को क्यों लगता है आईडी इज ऑल अबाउट हिस्ट्री, ठीक है ना, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तब सामने देखो, थोड़ा सा मैं पहले बुक का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, पढ़ना क्या है बेटा। आईडी मतलब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और बेटा ये बुक पढ़ने की जरूरत क्या है या हिस्ट्री में जाने की जरूरत क्या है बेटा। जब आप देखते हो ना 2023 इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन या बाकी देशों की इकोनॉमिक कंडीशन, स्पेशली बेटा बात इंडिया की करते हैं। बेटा जब आप देखते हो ना इंडिया की 2023 की इकोनॉमिक कंडीशन, बेटा वो खाली इस 2023 के फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं है। आज जो इकोनॉमिक कंडीशन है आपको क्या लगता है से इन्फ्लुएंस? देखना पड़ेगा हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, किन किन फैक्टर की वजह से सब चीजें आई हैं जो आज हम देखते हैं। तो बेटा अभी मैं बता देता हूं कैसे डिवाइडेड है चैप्टर। एक यूनिट बेटा है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। 1947 में इंडियन इकोनॉमी कैसी दिखती, एक यूनिट तो ये कहानी हो गई। फिर है बेटा बीच के 40 साल का टाइम पीरियड 1951 टू 1991, ये 40 साल में इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। बेसिकली बेटा ये 40 साल 5 ईयर प्लान के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। 1951 में हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, ठीक है ना। पहले हमने 1947 देखा कि क्या था, उसको बदलने के लिए क्या किया सरकार ने 40 साल में। 1991 एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कभी ना कभी सुना होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा, ठीक है जी। फिर बेटा समझ में आएगा कि आज इकोनॉमी ऐसी है क्यों, या एलपीजी को अडॉप्ट क्यों किया सरकार ने, ठीक है जी। और बेटा फिर हमारे पास 4-5 चैप्टर है करंट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडिया, जो करंटली हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। नो डाउट अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, रूरल डेवलपमेंट, ये सबको पता है कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है। और फिर चैप्टर का कंपैरिजन है हमारा इंडिया का अपनी नेबर कंट्रीज के साथ, चाइना और पाकिस्तान के साथ, ठीक है जी। तो मैंने आपको बुक का ओवरऑल इंट्रोडक्शन दे दिया कि बुक चलती कैसे है, ठीक है जी। सबसे पहला ही चैप्टर करेंगे ताकि थोड़ा बेस बन जाए, बुक के बारे में ज्ञान भी हो जाए। फिर बेटा मैं चैप्टर को इधर उधर से घुमाऊंगा अपने हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से बल्कि, ठीक है। तो बेटा आज हम पहला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कि 1947 जिस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिली उस दिन इंडियन इकोनॉमी कैसे दिखती थी। बेटा हिस्ट्री में जरूर जा रहे हो, पर बेटा हम हिस्ट्री पढ़ ही नहीं रहे। मतलब आपको पता नहीं क्यों लगता है मैं इकोनॉमिक एंगल दे रहा हूं हर चीज को, ठीक है ना। इकोनॉमिक एंगल देना है, बच्चों को लगता है हिस्ट्री है तो भाई दूर दूर तक हिस्ट्री से इसका कोई नाता नहीं है। हाँ ये जरूर है कि आप पास्ट को पढ़ रहे हो, पर इकोनॉमिक कंडीशन पढ़ रहे हो आप, ठीक है जी। चलो तो बेटा यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 1। बाबू एनसीईआरटी इज द बेस फॉर आईडी, ठीक है ना। तो बाबू पढ़ेंगे हम हर चैप्टर एनसीईआरटी से ही, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं खरीदनी। पास्ट ईयर के क्वेश्चन वो देखेंगे ही जब देखेंगे, ठीक है ना। बाकी नोट्स सबको मिल जाएंगे, जिनको नहीं मिले सबको फोटोस्टैटेड मिल जाएंगे, कहीं नोट्स लिखने। एवरेजली एक चैप्टर सिर्फ 3 ही दिन का बैठेगा अगर नोट्स ना लिखने, ठीक है ना। दूसरी बात बेटा जब एनसीईआरटी पढ़ोगे एक एक वर्ड एक एक लाइन की इतनी अहमियत है, कहां से कब क्या एमसीक्यू आएगा आपको नहीं पता, ठीक है ना। अगर आप ये किसी भी प्राइवेट राइटर से पढ़ रहे हो तो सर नाश कर रहे हो आईडी का और कुछ नहीं हो रहा। एक अगर सीबीएसई अगर चेकिंग में ऐसा दिखा देना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स आए हैं, आईडी में कितने आए हुए हैं, तो सर ज्यादातर आप देखोगे बहुत बच्चे ऐसे होंगे ऑल ओवर इंडिया जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में फुल आते होंगे। 40 लाइन होगी बहुत बड़ी। उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना सीखो, तभी आप कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिटिव एज ले सकते हो, ठीक है ना। तो मैं इस आईडी की
प्री बोर्ड भी देने अभी आपने, ठीक है ना, प्री बोर्ड 1-2 भी हो सकते हैं किसी के स्कूल में, और बोर्ड तो देने ही है सर। इसको मतलब ऐसे पढ़ो कि आपको यहां से बहुत नंबर कवर होंगे। चलो जी स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। बेटा इंट्रोडक्शन आपने पढ़ना है, तरीका ये ठीक है जी, रीड करना शुरू करना है। और सर देखो अटेंटिव रहो, ठीक है ना सर, पेपर तो आपने देने आफ्टर हो। चलो कैमरामैन, चलो लो बेटा सामने देखो। पूछ के जो बेटा मैंने बात बोली वो देखो इस पैराग्राफ में भी जस्टिफाई होती है, सेम बात ये भी लिखते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज प्रेजेंट डे इकोनॉमी इज नॉट जस्ट ऑफ करंट मेकिंग, इट हैज इट्स रूट्स स्टीप्ड इन हिस्ट्री, particularly in the period when the India was under British blah blah blah। ठीक है ना, आज की जो इकोनॉमिक कंडीशन है सर वो आज की वजह से है ही नहीं, वो पास की वजह से बहुत कुछ फेस किया हमने। यहां तक डन। पढ़ते चलो, चलो चलो बेटा जल्दी जल्दी, चुप चुप। अब वो टॉपिक नंबर 1.2 पढ़ना शुरू करो। ढंग से पढ़ना, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको यहाँ से। पढ़ा बेटा इतना बहु, ये हमें बॉक्स भी पढ़ना है पर पढ़ते हैं अभी, पहले इसको इस टॉपिक को कंप्लीट कर दें, यहां से पढ़ना शुरू करो। आ जाओ बेटा, बेटा पढ़ते रहो भी। कर दो पर ये पढ़ना बहुत काम का पैराग्राफ है। डन। कुछ कुछ नाम दिमाग में रखना, सारे नहीं कुछ तो रखो। नाम भी बिल्कुल एक नंबर की क्वालिटी के हैं ये। चलो यहाँ तक पढ़ो सर, अभी बहुत काम का पैराग्राफ है, अगर बोला है बहुत काम का तो बहुत काम का निकलेगा। उज्जवल चुप। वैष्णवी है ना आपका नाम? वैष्णवी 340 में आना कल से, ठीक है। बेटा अब ये बॉक्स पढ़ो, फिर उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ, एनालाइज करता हूँ सभी बात।
तो जितने भी प्राइवेट राइटर हैं सब एनसीईआरटी को कॉपी करते हैं, सभी के सभी। कोई भी बुक उठा के देख लेना आईटी बेसिस एनसीईआरटी, इससे बढ़िया बुक नहीं है। और इसी को ही खाना है बस आपने, अब देख लो कुछ नहीं, 80 पेज है बस, 80-100 पेज है बस। आप अपना एपेटाइट बढ़ाओ थोड़ा सा। लो जी करते हैं चर्चा बाबू, बस बस अब बिल्कुल चुप बेटा। इंट्रोडक्शन था ये पूरे चैप्टर का जो भी आपने पढ़ा, ठीक है ना। कई बातें ऐसा होगा कि आपने अभी पढ़ ली होगी, लेकिन मैं अगले टॉपिक में बताने वाला हूं। लेकिन बहुत सारी बातें जो आपने अभी पढ़ी हैं अभी बता रहा हूं। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में कुल मिला के मैंने 5 पॉइंट फ्रेम किए हैं जो जो आपने पढ़े। सबसे पहली बात मैं आपको दिखा भी दूंगा कहां से मैंने कॉपी किया है। एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था, लेकिन थोड़ा सा हैंडीक्राफ्ट वर्क भी फेमस था। और हैंडीक्राफ्ट वर्क सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल पर था, वो प्रीशियस स्टोन और मेटल्स पर था। ठीक है, अगर समझदार हो तो, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो सर आपको पता भी लग गया होगा। ये देखो, ये बात मैंने यहां से कॉपी की हुई है, ये यहीं कहीं लिखी हुई है ये बात। समझ में आई बेटा बात? ये देख लो बेटा, यहीं से उठाई हुई है मैंने बात, ये पहले ही पैराग्राफ से। ठीक है जी। एक चर्चा आती है जब आपने इस बॉक्स को पढ़ा होगा, मसलिन क्या है? मसलिन क्या है? टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल है जिसका ओरिजिन बंगाल माना जाता है, जो पुराने टाइम में बेटा, जो आज की तारीख में बेटा ढाका है, बांग्लादेश की जो कैपिटल है। ठीक है ना, यही है ना इसकी ओरिजिन। ये 1 मार्क की क्वेश्चन है सब जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है जी। और जो फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ मसलिन है, क्या बोलते हैं उसको? मलमल शाही, मलमल खास। ठीक है ना। और बेटा सच बात ऐसी है, क्यों बोला जाता है मलमल शाही? क्योंकि बेटा शाही परिवार पहनते थे, मतलब रॉयल फैमिलीज पहनती थी पुराने। वो देखो आप हिस्ट्री के जो भी आते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, ठीक है ना, या कोई भी बादशाह को देखो पुराने टाइम में, सर कपड़े देखो उनके, मलमल पहनते थे सब। तो इसलिए बोला जाता है मलमल शाही, मलमल खास इसको। ठीक है जी। 3 पॉइंट यहां से मिले भाई, यार मान जाओ, मैं डिस्टर्ब होऊंगा अब इसके बाद मैं तुम्हें करूंगा। पॉइंट मुझे यहां से मिल चुके हैं टोटल अभी। एक तो एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था, लेकिन थोड़ा थोड़ा हैंडीक्राफ्ट वर्क भी फेमस था, जो सिल्क, कॉटन, प्रीशियस स्टोन, प्रीशियस मेटल पे था। फिर बेटा मेरे को एक बात मिली कि मसलिन क्या है? टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल है व्हिच हैड इट्स ओरिजिन इन द बंगाल। ठीक है ना, प्रेजेंटली इन ढाका, बांग्लादेश। ठीक है जी। फिर फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ मसलिन इज नोन एज मलमल शाही, मलमल खास। 3 बातें, कोई दिक्कत तो नहीं? पढ़ जाए आगे, सब यहीं से है, सब यहीं से है। पूरे 100% नोट्स एनसीईआरटी के हैं, जो टॉपिक नहीं है बल्कि मैंने वो भी कवर की हूं। ठीक है जी बेटा। उसके बाद एक चर्चा यहां से, इस पूरे पैराग्राफ से, बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई ट्राई किया किसी भी तरीके से इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को मेजर करने का? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्राई नहीं किया, ये मेरा 4th पॉइंट है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्राई नहीं किया, लेकिन there were few individual who attempt to estimate the India's national income and per capita income। इंडिविजुअल के नाम बहुत सारे हैं, बड़े प्यारे प्यारे नाम है। ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बे, फिनलेस श्रेयस, वीके आरवी राव, आरसी देसाई। से किसका एस्टिमेट सबसे अच्छा था? वीके आरवी राव, जिसका एस्टिमेट सबसे अच्छा माना गया। ठीक है जी। 4th पॉइंट हो गया मेरा कंप्लीट। ठीक है जी। 5th पॉइंट बेटा, 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, यानी कि बेटा अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूं 1901 टू 1950, इस 50 साल में इंडिया का रियल आउटपुट, रियल आउटपुट अब मेरा ख्याल समझते होंगे, रियल जीडीपी, अभी अभी खत्म किया मैंने, रियल और नॉमिनल जीडीपी कुछ याद ही नहीं आ रहा, कल कर रही बात बेटा। रियल आउटपुट की ग्रोथ वाज लेस देन 2% और पर कैपिटा आउटपुट की ग्रोथ 0.5%, जस्ट 0.5%। ये बात कहां से है?
ये बात बेटा बिल्कुल यहीं सही है, यहां पर लिखा हुआ है रियल आउटपुट की ग्रोथ ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी मतलब 1901 टू 1950, 50 साल ग्रोथ वाज लेस देन 2% पर एनम। यानी कि अगर एक इंसान के हिस्से में आउटपुट 100 रुपए का आता था तो अगले साल बस 102, ये ग्रोथ थी। ग्रोथ वाज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। ठीक है ना जी सर, 5 पॉइंट इंट्रोडक्शन के क्लियर हो गए आपको पक्का से? चलो जी बेटा, एग्रीकल्चर सेक्टर अभी पढ़ेंगे, मेरा अगला टॉपिक है। मैं आपको बता देता हूं चैप्टर किस तरफ बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा। बाबू अभी इंट्रोडक्शन हो गया, अभी चैप्टर में क्या है ये बताएगा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर बताएगा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, फिर कहेगा फॉरेन ट्रेड कैसा था, फिर बताएगा इंफ्रा कैसा था। यानी कि सभी का इकोनॉमिक एंगल है कि 1947 के दिन, जिस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिली, उस दिन एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा, इंडस्ट्री कैसी है हमारी, फॉरेन ट्रेड कैसा, सब कुछ बताएगा आपको इन डिटेल। ठीक है जी, पूरी कंडीशन पता लग जाएगी, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी। समझ में आ रहा है बेटा चैप्टर कैसे बढ़ने वाला है? लेकिन इससे पहले मैं टॉपिक की चर्चा कर देता हूं जिस टॉपिक की चर्चा एनसीईआरटी नहीं करती। ठीक है ना, टॉपिक आता है पेपर में फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के फीचर क्या थे? तो सर बहुत सारे फीचर हैं, एक एक करके चर्चा कर देता हूं आपके साथ। ठीक है ना, अभी नोट्स भी भेज देता हूं ग्रुप में और आपको अभी रीड कराकर भेजूंगा, इतनी अब मेरे को टेंशन नहीं है। जब नोट्स नहीं लिखवाने तो मेरा चैप्टर सिर्फ 3 दिन का है और मैं एवरेज में 35 दिन में ये पूरी बुक खत्म कर सकता हूं। ठीक है ना, 35 दिन में बुक खत्म करेगा तो मैं, मेरे पास पास्ट ईयर के क्वेश्चन कराने के लिए भी 35 दिन है, बहुत आराम। सर छोड़ना नहीं है, मेरे को पता है आपको, मैंने आपको कहा था एक एक नंबर मेरे लिए वैल्यू करता है, मुझे पूरे 100 चाहिए, 99 से मेरा कुछ नहीं। लो जी बेटा, पहला फीचर इंडियन इकोनॉमी का कॉलोनियल इकोनॉमी, याद भी आने लग गया होगा कईयों को बहुत सारी बातें। दूसरा फीचर स्टैग्नेंट इकोनॉमी, मैं 3 फीचर तो लिख देता हूं फिर चर्चा करता हूं। तीसरा फीचर बैकवर्ड इकोनॉमी, हेडिंग को इतना सिंप्लीफाई रखा गया कि याद बहुत आराम से हो सकती है। बेटा फर्स्ट फीचर इज कॉलोनियल इकोनॉमी, सेकंड वन इज स्टैग्नेंट इकोनॉमी, थर्ड वन इज बैकवर्ड इकोनॉमी। ठीक है जी, आराम से समझते हैं इसका मतलब। बेटा कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? बेटा कॉलोनियल इकोनॉमी उस इकोनॉमी को बोला जाता है जहां वन कंट्री इज द रूलर एंड द अदर वन इज द कॉलोनी। तो हमारे साथ भी यही रहा 200 साल। ठीक है ना बेटा, वन कंट्री इज द रूलर, ब्रिटेन ने रूल किया, एंड इंडिया इज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, एंड द रूलर फ्रेम ऑल द इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर द कॉलोनी। बेटा रूलर फ्रेम करता है ना कॉलोनी की सारी इकोनॉमिक पॉलिसी। आपको पता है ब्रिटेन ने हमारे लिए ऐसी पॉलिसी लगाई हुई थी, ब्रिटेन ने कहा सबसे पहले इनका गुरूर तोड़ो। ब्रिटेन का मतलब उनकी रूल करने की फिलॉसफी बहुत अलग रही है। मैंने कहा पहले इंडिया का गरूर देखो क्या है, सबसे पहले वो खत्म करो। हैंडीक्राफ्ट है ना गरूर, इसको ही खत्म करते हैं। बेटा इंडियन हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्ट के ऊपर 200% टैक्स लगाया उन्होंने, 200% टैक्स इंडियन हैंडीक्राफ्ट अगर आप एक्सपोर्ट कर दोगे। ठीक है ना, और अगर ब्रिटेन से कुछ भी इंपोर्ट कर लोगे इट इज टैक्स फ्री। ब्रिटेन को कुछ भी एक्सपोर्ट कर दोगे इट इज टैक्स फ्री। यानी कि पूरा का पूरा ट्रेड, अगर फॉरेन ट्रेड आप डायरेक्टेड टुवर्ड्स ब्रिटेन होगा इट इज टैक्स फ्री, ईदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। लेकिन आपका गरूर हैंडीक्राफ्ट है, अगर उसको आपने एक्सपोर्ट कर दिया तो उस पर 200% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन देश खरीदेगा आपसे? मतलब अगर आप 1 रुपए की चीज बनाते थे तो 3 की बिकती थी, 2 का तो टैक्स ही था, 200% मतलब 2 रुपए का टैक्स। खत्म कर दिया गरूर। तो ऐसे उन्होंने तोड़ा था इंडिया को। इकोनॉमिक पॉलिसीज देखो उनकी कितनी खराब थी हमारे लिए। समझ में आ रहा है बेटा क्या होती है कॉलोनियल इकोनॉमी? ठीक है, दूसरी बात, एक बात आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ी होगी, मैंने आपको कहा है कुछ बातें आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ ली होंगी पर मैं लेटर ऑन कवर करूंगा। बेटा ब्रिटेन क्या करता था, इंडिया से सभी रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करता था। ठीक है ना, और
बेटा यहां पर फिनिश गुड्स तैयार होते थे, उसका इंपोर्ट कर लेता था इंडिया में। ठीक है ना, शायद नए बच्चों को कोई बुराई ना लगे इस चीज में, ठीक है ना, शायद आपको पढ़कर भी कोई बुराई ना लगे, पर बेटा ऐसे फॉरेन ट्रेड को ना बहुत खराब बोला जाता है इकोनॉमिक वर्ल्ड में। इसे बोला जाता है आपकी कॉम्पोजिशन ही बहुत खराब है फॉरेन ट्रेड की। क्यों खराब बोला जाता है? अगर कोई देश अपना रॉ मटेरियल दे रहा है ना दूसरे देश को और वहां से फिनिश गुड्स ले रहा है, सर मतलब आपके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, मतलब आपकी इकोनॉमिक हालत बहुत खराब है। तो ये कर रहा था ब्रिटेन, हमें खाली कर रहा था अंदर से रॉ मटेरियल, एक्सपोर्ट के बाद एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के बाद एक्सपोर्ट। समझ में आ रही है बेटा बात? कॉलोनियल इकोनॉमिक टर्म समझ में आई है अच्छे से बेटा? उसके बाद सेकंड फीचर है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। बेटा स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है? स्टैग्नेंट इकोनॉमी उस इकोनॉमी को बोला जाता है व्हिच इज स्टक एट इट्स पाथ ऑफ डेवलपमेंट, जहां बेटा कोई डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रही, जो एक जगह पर रुक चुकी है इकोनॉमी। तो बेटा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हम इसी कैटेगरी में थे, हमारी इकोनॉमी बेटा कहीं नहीं बढ़ रही थी, किसी भी तरीके से रुक चुकी थी। और इसको जस्टिफाई करने के लिए एक स्टैट भी है जो आपने अभी इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया है। During the first half of the 20th century, the growth of real output was just less than 2%, and the growth of per capita output was just 0.5%. ठीक है ना? तो दिखाई दे रहा कि हमारी इकोनॉमी कैसे रुक चुकी है, बढ़ी नहीं रही आगे यार। आधे % की ग्रोथ क्या होती है? इट इज नेग्लिजिबल। यानी कि एक इंसान के हिस्से में अगर उस टाइम पे आउटपुट आता हो 100, तो अगले साल आउटपुट कितना आता है? 100 रुपए 50 पैसे। ये ग्रोथ है सर। स्टैग्नेंट ही तो है इकोनॉमी, रोकी तो गई है, बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही। समझ में आया स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब क्या है? ठीक है बेटा। थर्ड वन इज बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी क्या होती है बेटा? बैकवर्ड इकोनॉमी उस इकोनॉमी को बोलते हैं जहां पर कैपिटा इनकम बहुत कम होती है। और बेटा इंडिया की क्या पर कैपिटा इनकम थी? एनसीईआरटी में स्टैट नहीं है पर मैंने लिखवाया हुआ, 1947 to 48 पर कैपिटा इनकम वाज जस्ट 230 रुपी। ये पर एनम है, पर एनम। एक इंसान के हिस्से में इनकम कितनी आती थी पूरे साल में? 230 रुपए। ठीक है, यानी कि एक दिन की भी इनकम 1 रुपया भी नहीं थी 1947 to 48। 3 बातें, कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रही है बेटा बात? तीनों बातें क्लियर हो गई हैं आपको? बढ़ जाए आगे बेटा। एक हेडिंग जिसकी मैं चर्चा स्पेशली करना चाहता हूं वो है बेटा पुअर इंफ्रा, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड अर्बनाइजेशन। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड अर्बनाइजेशन। बेटा मैं ना बोल इस सिस्टम से रहा हूं कि आपको याद रहे दिमाग में, ठीक है ना? रीड भी अभी कराना है, यहां फिट करते चलो इसको बेटा। सबसे पहले बात कर देते हैं लिमिटेड अर्बनाइजेशन की, क्योंकि एक स्टैट है, अभी आएगा एनसीईआरटी में ही आएगा, अभी रीड कराऊंगा आपको, मैंने वहीं से कॉपी किया इसको। बेटा अर्बनाइजेशन बड़ा लिमिटेड था। 85% of the population was residing in the rural areas on the eve of independence। 85% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती थी और बेटा 15% सिर्फ अर्बन एरिया में रहती थी। अच्छा इसमें कोई बुराई है क्या? अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हो बुराई है? सर कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर मैं इकोनॉमिक एंगल दिखाऊं तो आपको अभी बुराई लगने लग जाएगी इस चीज में। क्योंकि देखो पता क्या होता है, अगर आप रूरल एरिया में रहते हो बाय डिफॉल्ट योर प्रोफेशन इज एग्रीकल्चर, क्योंकि ज्यादातर फैसिलिटी और किसी चीज की नहीं मिलेगी वहां। कहां पर पहुंच गए आप? सीधा सीधा आपका स्ट्रक्चरल चेंजेस दिख रहे हैं आपको। रूरल एरिया में रहोगे तो एग्रीकल्चर ही करोगे, और एग्रीकल्चर उसमें बुराई है? जो चीजें हमें खाना पीना देती है उसमें क्या बुराई है? बुराई नहीं है बेटा, लेकिन ऐसा देखा गया है बेटा जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हुई हैं उनका कभी प्राइमरी फोकस, कभी प्राइमरी सेक्टर ही नहीं रहा। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ये सब चीजें सुनने को मिलेंगी मुझसे, स्टैट्स भी मिलेंगे। आप इंग्लैंड को देख लो, आप यूएसए को देख लो, आप जापान को देख लो, इनका एग्रीकल्चर पे फोकस पता कितने हैं? 10% पॉपुलेशन लगी है, 12%, किसी में 2%, किसी में 4%। और हमारी
72% पॉपुलेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये बुराई है कि हम डेवलप क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि हमने क्या करा बेटा, बाकी डेवलप्ड कंट्री के एक्सपीरियंस सीखे ही नहीं कुछ। हम उनके एक्सपीरियंस से भी कुछ सीख लेते ना तो बहुत कुछ हो जाता। हम अपने लोगों को बाहर ही नहीं निकाल पाए बेटा, अर्बनाइजेशन ही नहीं कर पाए। अर्बनाइजेशन करते तो वो शायद बेटा अपनी एम्प्लॉयमेंट देखते आउटसाइड एग्रीकल्चर, और अगर वो देखते तो शायद हम भी डेवलप्ड होते। समझ में आई बेटा बात? लिमिटेड अर्बनाइजेशन क्या चीज है, पक्का से बढ़ जाए आगे बेटा। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या क्या आता है इंफ्रास्ट्रक्चर में? इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, रोड्स, रेलवे, स्पोर्ट्स, सब कुछ आता है। बहुत अच्छा था हमारा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, बहुत अच्छा तो मैं आज भी नहीं कहूंगा सर। एक स्टैट है, एक नहीं बल्कि 3 स्टैट है, याद भी रखने हैं बेटा। पावर जनरेशन उस टाइम पर थी 2100 मेगावाट्स, ठीक है, आज कहीं हजारों गुना बढ़ चुकी है। रेलवे का एक्सपेंशन हो चुका था 53596 किलोमीटर, और पूरे इंडिया में पक्का रोड थी बेटा 1,55,000 किलोमीटर। 3 स्टैट है, तीनों याद रखने, ठीक है नहीं? रेलवे का एक्सटेंशन 53596 किलोमीटर, पक्का रोड कितनी थी? ऐसे ही लिखना है जैसा बोल रहा हूं, पक्का रोड की स्पेलिंग भी यही लिखनी है, PUCCA। पक्का रोड कितनी थी बेटा? 1,55,000 किलोमीटर, और पावर जनरेशन कितनी थी? 2100 मेगावाट्स बेटा। अच्छा, ज्यादा तो नहीं लग रही आपको ये किलोमीटर के हिसाब से? आज आपको पता है एक साल में इंडिया में हाईवे बनते हैं 1.5 लाख किलोमीटर, एक साल में, और ये पूरे इंडिया के थे, तो ये मत सोचना बहुत ज्यादा थे। क्लियर है? बढ़ जाए आगे बेटा। 2 हेडिंग और आती है, 5 हो गई, 2 और आती हैं, याद करने में हेडिंग आसान है। शुरू की 3 याद हो गई होंगी शायद। क्या क्या थी? कॉलोनियल इकोनॉमी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी, और क्या पढ़ी हमने? लिमिटेड अर्बनाइजेशन और पुअर इंफ्रा, ठीक है ना जी? 6th और 7th है बेटा एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, और यह इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। मतलब प्राइमरी सेक्टर को भी बैकवर्ड बता दिया, सेकेंडरी सेक्टर को भी बैकवर्ड बता दिया। बैकवर्ड क्यों सर? सबसे पहले इंडस्ट्री की बात कर लेता हूं बेटा। इंडिया में बिल्कुल बहुत जरा सी बेसिक और हैवी इंडस्ट्री थी, और अगर मैं सिर्फ हैवी इंडस्ट्री की बात करूं तो बेटा एक ही नाम आता है, ये नाम भी आ जाएगा एनसीईआरटी में थोड़ी देर बाद। 1907 में एस्टैब्लिश हुई टिस्को। टिस्को क्या थी बेटा? टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन, जो आज तक एग्जिस्ट करती है, जिसका जो टाटा ग्रुप है आज हमारा, ये 1907 का है, बिफोर इंडिपेंडेंस का है, ठीक है ना? यानी कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस थी बेटा, एक ही थी बस हैवी इंडस्ट्री बेटा, इसको कह लो, ठीक है ना बेटा? इंडिया में ना कैपिटल गुड्स बनाने के लिए कोई इंडस्ट्री नहीं थी। देखो बड़ी सिंपल सी बात बोलता हूं, कोई भी कैपिटल गुड्स बनाए, मशीन बनाए, एक इंडस्ट्री भी बनाए, अगर वो मशीन सप्लाई करे तो तभी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। अगर इंडिया में कोई मशीन ही नहीं बनाएगा तो इंडस्ट्री लगेगी कैसे? पहले ये तो बताओ, आइडिया तो दो। तो इंडिया में कोई मशीन बनाने वाली इंडस्ट्री नहीं थी, कोई कैपिटल गुड्स बनाने वाली इंडस्ट्री नहीं थी। जब वो ही नहीं थी तो इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ही नहीं रहा था, ठीक है ना? और जितनी भी मशीन आती थी इंडिया में सभी इंपोर्ट होती थी ब्रिटेन से, कोई रास्ता ही नहीं था और हमारे पास, इसलिए हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को बोला गया बैकवर्ड। क्लियर है बेटा बात? समझ में आ रही है बेटा? इवन एग्रीकल्चर वाज बैकवर्ड। क्यों बेटा? 72% पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड कंट्रीब्यूटिंग टू जीडीपी ओनली 50%। अरे भाई, अगर देश के 72% लोग लगे हो तो जीडीपी तो 72% प्रोड्यूस करो। लोग तो इतने लगे हुए हैं, और जीडीपी में आपका कंट्रीब्यूशन कितना? 50%। यानी कि अगर लोग, टर्शियरी सेक्टर तो खैर बहुत अपनी इन्फेंट स्टेज पर था उस टाइम पर, ज्यादातर सेकेंडरी सेक्टर और दिख जाता था थोड़ा बहुत, यानी कि वहां 28% लोग लगे हुए थे, वो भी जीडीपी में 50% कंट्रीब्यूट कर रहे थे, और आप 72% लग के भी 85% कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो ये हालात थे बेटा, इसलिए एग्रीकल्चर को भी बैकवर्ड बोला। क्लियर हुई सारी बात?
मैं भी ग्रुप में नोट्स शेयर कर रहा हूँ, जो जो ऐड नहीं हुए सभी को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। पहले ये पढ़ो फिर मैं अगला टॉपिक पढ़ता हूँ। प्रकाश, आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।